हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एग्जाम अड्डा 360 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीपेंद्र सिंह, आपके साइंस का टीचर। मैं आपका बायोलॉजी पार्ट लूँगा, ठीक है। और आप सबको बायोलॉजी या साइंस का रोल तो एग्जाम में बच्चे पता ही है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, साइंस के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक बड़ा हेक्टिक चैलेंज भी होता है आप सबको साइंस के क्वेश्चन को, साइंस के क्वेरीज को सॉल्व करने का। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस साथ मेरा दीजिएगा, आप साथ बने रहिएगा। आपके हर एक क्वेश्चन को मैं लेके चलूँगा, डिस्कस करूँगा और हर एक टॉपिक को बड़ा थॉरली स्टडी करेंगे। ये नहीं कि बस देख लिया चले गए, नहीं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आज मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। और उसका नाम है क्या? उसका नाम है बच्चे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। नाम क्या बच्चे? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डीलिंग करेंगे कि आखिर नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ जब पढ़िए तो उसको न्यूमोनिक वर्ड में चेंज करके पढ़िए, आसान हो जाती हैं चीज़ें। जैसे ही नाम सुना ना आपने, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, तो आपका दिमाग जो है वो कहाँ पे जाता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो जैसे ही आपने नाम सुना नर्वस सिस्टम, तो आपको तुरंत पता चल गया कि भैया ये रिलेटेड कहाँ से है? ब्रेन से, मस्तिष्क से। तो यहाँ पे किसके बारे में हम बात करेंगे बच्चे? ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, ठीक है ना। तो ब्रेन के बारे में जब बात हो रही तो लगे हाथ हम एक और बात कर लेते हैं आपसे कि आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चे देखे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या सोचते भी होंगे, उनके मन में ये क्वेश्चंस आते होंगे हमेशा कि सर हम मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन वही बुक हम 5 साल से, 8 साल से, 7 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें मुझे याद क्यों नहीं हो रही। तो बच्चे इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन में बात करता है। इमेज रिलेटेड चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से ग्रैब करता है। डिजिट वाले चीज़ों को वो नहीं उठाता, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ आप सोचिए, जैसे आपने सोचा ईट, तो ईट लिख के कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ईट की क्या आएगी? इमेज आएगी। दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बस उनसे आप ये बोल दीजिए भैया थप्पड़ मत मारना, ऐसे ही लड़ लो। तो जैसे आपने बोला थप्पड़ मत मारना, जैसे नाम सुना थप्पड़, तो एक दिमाग में इमेज फॉर्मेशन हुआ और लगे थप्पड़ मार के लड़ाई करने। तो ब्रेन आपका सिर्फ और सिर्फ किस में बात करता है बच्चे? इमेज फॉर्मेशन में। तो अगर चीजों को आप डायग्रामेटिक करके पढ़े ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। कोई भी बुक से पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको डायग्रामेटिक फॉर्मेशन में करें। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम लोग टॉपिक कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। और भी चीजें हम आपको ब्रेन से रिलेटेड बताएंगे। सबसे पहले तो ये तंत्रिका तंत्र का अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम? तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बात आप सबको पता है कि बात हो रही है नर्वस सिस्टम की, तो ये रिलेटेड कहां से बच्चे? ब्रेन से। और ब्रेन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। देखिए, बॉस होता है ये आपके बॉडी का, हेड ऑफिस है एक तरीके से। जैसे आप ऑफिसर जब बन जाएंगे, आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको परमिशन कहां से लेनी पड़ती है? हेड ऑफिस से, अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी तरीके से आपके शरीर में अगर आपको कोई भी बच्चे काम करना है तो आपको हमेशा अप्रूवल कहां से लेना पड़ेगा? ब्रेन से। बिना इसके अप्रूवल के आपके शरीर में उंगली भी उठाई नहीं जा सकती। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, दूसरी बात ये, आप सबने शुरू से पढ़ा है बच्चे कि हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है बच्चे? सेल या कोशिका। क्लियर है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है बच्चे? सेल या कोशिका। इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम की अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। क्लियर है मेरे भाई? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? नर्व सेल से, तंत्रिका कोशिका से। तो हम ये कह सकते हैं ना कि नर्वस सिस्टम जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल। तंत्रिका तंत्र क्या है? कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है जो सिग्नल्स को, संकेतों को ऑर्गन से ब्रेन में लेके जाता है और वापस ब्रेन से कहां लेके आता है? ऑर्गन तक। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा डिफाइन करूं कि सर ये सिग्नल को ऑर्गन से ब्रेन, ब्रेन से ऑर्गन का मतलब क्या है? अभी अभी हमने बोला कि हमारे बॉडी का जो हेड ऑफिस होता है वो होता है ब्रेन। बिना उसके परमिशन के कोई भी काम हो पाना संभव नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको अगर एक उंगली भी उठानी है
तो सबसे पहले आपको परमिशन कहां से लेना पड़ेगा? ब्रेन से। अब उंगली और ब्रेन आपस में बात करेंगे किसके? अब ऐसे मुंह से तो बोलेंगे नहीं, है ना। उंगली बात करेगी, ब्रेन से परमिशन लेगी, कैसे? सिग्नल भेज के। तो सबसे पहले ये सिग्नल ऑर्गन से कहां तक जाएगा? ब्रेन तक। भैया हमको उंगली उठानी है, बता दीजिए। ब्रेन बोलेगा ठीक है उठाओ। तो एक बार ऑर्गन से सिग्नल गया कहां पे? ब्रेन में, कि उंगली उठानी है, क्या करना है। फिर अप्रूवल दिया किसने? ब्रेन ने। तो इसने फिर से सिग्नल भेजा, ठीक है उठा लो, उंगली उठ गई। अगर मान लीजिए ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया, ब्रेन ने परमिशन नहीं दिया, तो आप चाह रहे हैं लेकिन आपकी उंगली उठेगी नहीं। तो यही मतलब होता है तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र का बेसिकली बच्चे काम ये होता है कि तंत्रिका तंत्र हमारे ऑर्गन और हमारे ब्रेन के बीच में कोलैबोरेशन बना के रखा है। देखिए ये हो गए आपके ऑर्गन्स और ये हो गया आपका ब्रेन। यहां पे मीडिएटर का काम कौन कर रहा है बच्चे? मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो आपके ब्रेन और ऑर्गन के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना के रखा है, कंट्रोलिंग पावर बना के रखा हुआ है कौन? तंत्रिका तंत्र। तो हम कह सकते हैं ना कि तंत्रिका तंत्र कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है जो संकेतों को, सूचनाओं को अंगों से लेकर मस्तिष्क में जाता है और वापस मस्तिष्क से लेकर कहां तक आता है? अंगों तक। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा डेफिनेशन हम लिखते हैं। Nervous system is a group of nerve cell which transfer the signal from ऑर्गन टू ब्रेन, मतलब जिस ऑर्गन को परमिशन चाहिए वो कहां पे भेजेगा? ब्रेन में। ऑर्गन टू ब्रेन एंड अगेन फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन। क्लियर है? इस बात को हमने बता भी दिया आपको। अब अगर थोड़ा सा इसके हिंदी के बारे में कुछ बच्चे हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी में भी देख लेते हैं भाई। इसी को हिंदी में बताते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है जो सूचना को अंगों से मस्तिष्क एवं पुनः मस्तिष्क से अंगों तक लाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको कि नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? आपके ऑर्गन्स और ब्रेन के बीच में क्या बना रहा है बच्चे? कोलैबोरेशन। अब अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम होता कितने प्रकार का है, तो नर्वस सिस्टम आप सबने सुना होगा बच्चे कि नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा होता है एएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्लियर है? तो नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के हैं बच्चे? 3, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। तो आइए उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बच्चे? टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। देखिए कितने प्रकार होते हैं बच्चे अगर देखा जाए। तो आइए इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहला है बच्चे सीएनएस, दूसरा है पीएनएस और तीसरा है एएनएस। क्लियर?
सीएनएस का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है बच्चे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है बच्चे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चलिए, तो ये तीन प्रकार के आपके नर्वस सिस्टम होते हैं बच्चे, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस और एक होता है एएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम पूछे कि इनमें से तीनों में से जरा मुझे बता दो कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखते हैं कौन बताएगा। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पूछें कि कौन सा है, क्या सीएनएस सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएनएस या एएनएस, तो मेरे भाई आपको जवाब सबको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है, सीएनएस। उसका रीजन है कि सीएनएस आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी। हड्डी के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, रीढ़ की हड्डी से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अगर हड्डी के बारे में देखेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, लेकिन यहाँ से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं भी निकलती हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो सीएनएस क्यों इंपॉर्टेंट, इसका जवाब आप सबको मिल गया होगा कि सीएनएस के दो पार्ट हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरे भाई ब्रेन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी का बॉस कौन है, हमारे बॉडी का हेड ऑफिस कौन है, तो क्या बताया था हमने, ब्रेन। और ब्रेन किसका पार्ट हो गया, सीएनएस का। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, सीएनएस। सबसे ज्यादा हमें किसके बारे में पढ़ना है, सीएनएस के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो सीएनएस में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन। और ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन हम आपको बहुत इजी सा स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, बहुत चीज़ें बहुत जल्दी भी समझ में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि हम लोग सीएनएस के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। जहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, सीएनएस से। बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वॉलंटरी एक्शंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, है ना, इनवॉलंटरी एक्शंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, रेस्पिरेशन कहाँ से मेंटेन हो रहा है, आपके बॉडी को टेम्परेचर को कौन मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा छोटा दिमाग किसको कहते हैं, मूवी में नाना पाटेकर में देखा ना छोटा दिमाग, तो छोटा दिमाग कहाँ पे होता है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे, सीएनएस से। सीएनएस को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। हम लोग पहले देख लेते हैं पीएनएस क्या होता है। देखिए, पीएनएस के तो नाम से ही पता चल रहा है कि पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है बच्चे परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, आउटर सर्कमफेरेंस। जैसे एक सर्कल की पेरीफेरी मैथ्स में पढ़ी होगी, है कि नहीं। एक सर्कल की पेरीफेरी क्या होती, उस सर्कल का आउटर सर्कमफेरेंस। इस तरीके से हमारे शरीर की परिधि क्या होगी, हमारे शरीर का आउटर सर्कमफेरेंस मतलब हमारी शरीर की स्किन। आउटर सरफेस मतलब स्किन, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के आउटर सरफेस पे भी एक प्रकार का नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जिसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, पीएनएस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएनएस इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसको हम देखेंगे अभी। एएनएस का मतलब क्या है, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है बच्चे स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। सुना होगा आपने ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में, आपने सुना है स्टेट यूनिवर्सिटी, आपने सुना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा ऑटोनॉमस कॉलेज। तो ऑटोनॉमस कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेसिक डिफरेंस बच्चे ये होता है कि ऑटोनॉमस कॉलेज जो होते हैं वो अफिलिएटेड होते हैं कहां से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेज अपना रूल, अपना रेगुलेशन, सिलेबस खुद बनाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन पे कोई दखलंदाजी नहीं करती। इसका मतलब ये है कि एएनएस इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, लेकिन एएनएस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, दो टाइप का होता है, और ये आपके बॉडी के डायरेक्ट कंडीशन पर डिपेंड होता है कि आपके शरीर की कौन सी अवस्था चल रही है। या तो एक्साइटमेंट होगा आपके शरीर में, और या तो आप अभी जैसे नॉर्मल वीडियो देख रहे हैं तो नॉर्मल होंगे, है ना। तो एक्साइटमेंट और नॉर्मल, ये दो कंडीशन रेगुलेट होगी। यहाँ से समझ में आ जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं बच्चे, सबसे पहले सीएनएस पर। तो सीएनएस में सबसे पहले हमें ब्रेन के पार्ट्स को देखने होंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ब्रेन के पार्ट। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स। हम लोग डिस्कस करने क्या जा रहे हैं बच्चे? सीएनएस। पहले देख लेते हैं सीएनएस का फुल फॉर्म तो हमने आपको बता ही दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो हमने दो पार्ट, फिलहाल तो आपको दो पार्ट बताए अभी कि सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं बच्चे? दो। कौन कौन सा बताया देखते हैं। सीएनएस के दो पार्ट हमने आपको बताए थे, कौन कौन से? एक तो बताया था बच्चे ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, और दूसरा बताया था क्या? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जा। क्लियर है? आइए सबसे पहले देखेंगे अब किसके पार्ट्स को हम लोग बच्चे? ब्रेन के पार्ट्स को। तो आइए देख लेते हैं ब्रेन का पार्ट सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले हम किसके पार्ट को देखेंगे? ब्रेन के पार्ट को। तो आप सबको बच्चे पता होगा कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के होते हैं तीन पार्ट, सबको पता है ना? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये तो पता ही है सबको। लेकिन अग्र मस्तिष्क के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, मध्य मस्तिष्क के भी कुछ पार्ट होते हैं और पश्च मस्तिष्क के भी कुछ पार्ट होते हैं। इनके बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला फोर ब्रेन, फिर हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हिंड ब्रेन। चलिए तो ब्रेन कितने टाइप के हो गए? सबसे पहले तो कौन सा हो गया बच्चे? फोर ब्रेन, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अग्र मस्तिष्क। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। क्लियर है? चलिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इतना तो आप सबको पता था, लेकिन अब इनके भी पार्ट के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बच्चे डिवाइड होता है अगर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? जल्दी से बता दो। अग्र मस्तिष्क की अगर पूछा जाए कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ध्यान रखिएगा, तो अग्र मस्तिष्क कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो आइए देखते हैं। चार पार्ट में। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस। देखिए बेसिकली डिवाइड तो 3 में होता है, लेकिन अभी सेरिब्रम को हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इसके भी कितने पार्ट बताएंगे? 4 पार्ट बताएंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए फोर ब्रेन के कितने पार्ट हमने आपको बता दिए? एक सेरिब्रम बता दिया, एक थैलेमस बता दिया, एक हाइपोथैलेमस। अभी हम सेरिब्रम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इसके भी 4 पार्ट बताएंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा, देखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। तो देखिए मिड ब्रेन बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है, इसका नाम ही एग्जाम में पूछ लिया आता है, कार्पो राक्वा ड्री जेमिना। बड़ा लंबा नाम है। कॉर्पो
राक्वा ड्री जेमिना, और दूसरा है बच्चे सेरिब्रल पेंडिकल, या इसको बोलते हैं क्या, सेरिब्रल तंतु। अभी इन सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे भी कौन किसका काम क्या है, ठीक है। फिर लास्ट आते हैं बच्चे हम लोग किस पे, हिंड ब्रेन पे या पश्च मस्तिष्क पे। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। हिंड ब्रेन डिवाइडेड है, पहला है सेरिबेलम, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम, इसी को बोलते हैं छोटा दिमाग, नाना पाटेकर की मूवी में बोला गया था। दूसरा है मेड्यूला ऑब्लागेटा, मेड्यूला ऑब्लागेटा, और लास्ट होता है बच्चे पॉन्स वैरुली। लास्ट क्या होता है, पॉन्स वैरुली, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में बात भी करेंगे कि भैया किसका काम क्या है। तो सबसे पहले तो ब्रेन के 3 पार्ट हमने आपको बताया, कौन कौन सा, एक बताया आपको कौन सा, फोर ब्रेन, एक बताया आपको मिड ब्रेन, और एक बताया आपको हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट हमने आपको बताए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। मिड ब्रेन के 2 पार्ट बताए, कार्पोराक्वा ट्रीजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट बताए, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लागेटा और पॉन्स वैरुली के बारे में। थोड़ा सा हम डायग्राम बना के देखेंगे क्योंकि हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क को। किसको डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले, अब फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क को। तो अग्र मस्तिष्क के यहाँ पे आपको 3 भाग दिख रहे हैं, कौन कौन से, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चे, अगर थोड़ा सा डायग्राम बना के देखा जाए तो देखिए, अगर थोड़ा सा डायग्राम बना के हम लोग देखेंगे देखिए कुछ ऐसा होता है आपका ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का डायग्राम तो सबने देखा हो, कुछ ऐसा होता है ब्रेन। अब अगर इसमें बच्चे हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो देखिए सबसे ज्यादा किसका पार्ट है ब्रेन में, नॉर्मली ऐसे समझते, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है, अग्र मस्तिष्क का। इसी के नीचे मध्य मस्तिष्क होता है, और लास्ट में इधर पीछे कौन सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क। तो अगर हम डायग्रामेटिक व्यू बताएं तो ये हो गया आपका बच्चे अग्र मस्तिष्क, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपका पश्चिम मस्तिष्क, और ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया बच्चे आपका क्या, मध्य मस्तिष्क। क्लियर है। चलिए तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। क्लियर है। ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया बच्चे, अग्र मस्तिष्क। ये वाला पार्ट आपका बच्चे कौन सा हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क, और ये वाला पार्ट आपका बच्चे कौन सा हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये कौन सा हो गया, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। क्लियर है। और लास्ट वाला पार्ट आपका बच्चे क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा दिख रहा है, अग्र मस्तिष्क का। अब जरा देखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि अग्र मस्तिष्क जो है ये कितने भागों में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो सारा का सारा पार्ट दिख रहा है ना भाई, वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम पूरा यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा।
सेरिब्रम जो होता है वो पूरा का पूरा पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये सारा का सारा पार्ट जो बच्चे दिख रहा है ये किसका पार्ट हो जाएगा? सेरिब्रम का, ठीक है। और सेरिब्रम के बच्चे बेस पे स्थित होती हैं दो छोटी छोटी ग्लैंड जिसका नाम है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो बताया है ना हमने आपको, क्या बताया है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस, दीज आर द टू स्मॉलेस्ट ग्लैंड विच सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ फोर ब्रेन। यह अग्र मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती हैं, ध्यान रखिएगा। अग्र मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये क्या है? छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। डायग्राम बना के अगर देखें तो ये देखिए होगी थैलेमस और ये होगी आपकी हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक होगी आपकी थैलेमस और एक होगी आपकी हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब दोनों क्या हैं? ये दोनों ग्लैंड्स होती हैं जो कि लोकेटेड होती हैं कहां पे? बेस ऑफ फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क के आधार पे। क्लियर है? चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? फोर ब्रेन के बारे में। डायग्राम बना रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे पहली बात हम लोग किसके बारे में करेंगे? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला पार्ट क्या है बच्चे? सेरिब्रम। तो आइए सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे हम लोग? सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट तो आप सबको हमने बता दिया बच्चे कि सेरिब्रम क्या होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या हो गया अपना। पहला पॉइंट तो अपना यही हो गया कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे पहला पार्ट, और ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब इसके काम के बारे में अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, तीन सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां से कंट्रोल होते हैं। कहां से? आपके सेरिब्रम से, जो कि यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। पहला, सोचना। किसी भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, पापा मम्मी के बारे में सोच रहे हैं, दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान रखिएगा सोचने का प्रोसेस आपका सेंस कहां से होता है? थैलेमस, सॉरी सेरिब्रम से। दूसरा, समझना। मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, गाने सुन के समझ रहे हैं, वीडियो देख के समझ रहे हैं, मेरे भाई समझने का प्रोसेस जो है ना, वो सेंस कहां से होता है? आज से गांठ बांध लीजिएगा, सेरिब्रम से। और तीसरा, याद रखना, इसका मतलब मेमोरीज आपकी कहां पे स्टोर होती है बच्चे? सेरिब्रम में। सोचना, समझना, याद रखना, ये तीनों प्रोसेस बच्चे आपके कहां से कंट्रोल होते हैं? सेरिब्रम से। ये पॉइंट मैं लिखूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट कंट्रोल thinking, understanding, and memorizing। क्लियर है? यह सोचने, समझने एवं याद रखने को नियंत्रित करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें कि सोचना, समझना एवं याद रखना, ये तीनों प्रोसेस कंट्रोल कहां से होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? तुरंत सेरिब्रम से। क्लियर है? और डिटेल में अगर आप चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम के भी चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सेरिब्रम के मेरे भाई? चार पार्ट होते हैं। सेरिब्रम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि सेरिब्रम के कितने पार्ट होते हैं बच्चे? चार पार्ट होते हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन से चार पार्ट है। देखिए, पहला ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो सेरिब्रम के कितने पार्ट हो गए बच्चे? 4 पार्ट होते हैं। इनका नाम देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले को हम लोग बुलाते हैं बच्चे क्या? फ्रंटल लोब। पहले को क्या बुलाते हैं हम लोग? फ्रंटल लोब। दूसरे को हम लोग बुलाते हैं पैराइटल लोब। तीसरे को हम लोग बुलाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तीसरा टेम्पोरल लोब।
और चौथे को हम लोग बुलाते हैं क्या, ऑक्सीपिटल लोब। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सी नए नए टर्म्स आ गए। तो आपके सेरिब्रम जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रंटल सबसे आगे वाला, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, 4 पार्ट होते हैं सेरिब्रम के। इनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद तो आइए बात करते हैं कि सेरिब्रम के 4 पार्ट हमने आपको बताया कौन कौन से। पहला हमने आपको बताया बच्चे क्या, फ्रंटल लोब, या हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, फ्रंटल पाली। कोई बता सकता है कि फ्रंटल लोब या फ्रंटल पाली का काम क्या होगा, जो कि सबसे आगे की ओर स्थित है। चलिए बताता हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में जो एक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके शरीर में जो एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती वॉलेंट्री एक्शन या ऐच्छिक क्रियाएं, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन या अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो इच्छा के अनुसार की जाती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिसको आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग, स्नीचिंग, कफिंग, है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रंटल लोब से कंट्रोल होती हैं आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, जो इच्छा के अनुसार कंट्रोल हो सकती हैं, और ऐच्छिक क्रियाएं आपकी क्या होती हैं, जिसको आप चाह के करें, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ और पैर का गति करना, हाथ हिला रहे हैं हम, हाथ और पैर का गति करना, दैट इज द पार्ट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। इसका मतलब है कि फ्रंटल लोब से क्या कंट्रोल होगा, इट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर भाई? चलिए दूसरे पे मूव कर दे। दूसरा वाला पार्ट क्या है, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, पैराइटल पाली। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, पैराइटल पाली। अब यहां से क्या कंट्रोल होगा, यहां से भी 2 चीजें कंट्रोल होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो टच और दूसरा स्ट्रेस का मतलब प्रेशर। टच, जब आपको कोई भी टच होता है तो पता चलता है, कोई पीछे से दोस्त आके आंख बंद कर ले, आप बता दिया हाँ ये हो। टच का जो सेंस होता है ना, कोई भी चीज टच हो रही है, कोई भी चीज जब टच होती है और आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो इसका एक सेंस होता है। देखिए हर एक चीज ब्रेन से कंट्रोल होती है, मास्टर वही है। उसके बाद वो रिस्पॉन्स भेजता है सिर्फ और सिर्फ। अभी कान, आंख, माउथ, सारी की सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी ब्रेन में। एक पागल होता है, एक पागल का सब कुछ सही है लेकिन उसका डैमेज होता है ब्रेन। बीच रोड पे खड़ा है, हॉर्न दे रहे, हटेगा क्या, नहीं हो सकता, लेट जाए वहीं पे। सारी चीजें सही हैं, चल रहा है, दौड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका डैमेज क्या, ब्रेन उसको करना है क्या पता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल दे ही नहीं पा रहा। तो ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। और आप देख रहे हैं कि पैराइटल लोब या पैराइटल पाल सेरिब्रम का जो सेकंड पार्ट है, यहां से 2 चीजें कंट्रोल, एक टच और दूसरा स्ट्रेस। टच का मतलब हमने बता दिया, कोई भी चीज आपको टच हो रही है, आप उसको सेंस कहां से कर रहे हैं, पैराइटल लोब से। दूसरा स्ट्रेस का मतलब है कोई भी प्रेशर लेना, फील करते हैं ना, एग्जाम की डेट आ गई, स्ट्रेस फील हो रहा, आज रिजल्ट आने वाला, स्ट्रेस फील हो रहा, घर पे जा रहे हैं, स्ट्रेस फील हो रहा। जो भी स्ट्रेस बच्चे आप फील करते हैं, ये स्ट्रेस आप कहां से सेंस करते हैं, प्रेशर आप कहां से सेंस करते हैं मेरे भाई, तो क्या बताएंगे, पैराइटल लोब से। तो लिख लेते हैं, इट कंट्रोल टच एंड स्ट्रेस, या स्पर्श एवं तनाव को नियंत्रित करता है। क्लियर है? ध्यान रखिए 2 चीजें बता दी। तीसरा लिखा हुआ टेम्पोरल लोब या श्रवण पाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भैया टेम्पोरल लोब का काम क्या है। तो टेम्पो टैक्सी जो चलती है आपकी, है ना, तो टेम्पो क्या होती है, हॉर्न मारती, सुनाई देता है आपको। तो टेम्पो से याद रखिएगा आपकी, टेम्पो सड़क पे चलती है, हॉर्न दबाती है तो आपको कानों से सुनाई देता है। टेम्पोरल लोब का बेसिकली फंक्शन बच्चे क्या होता है, हियरिंग प्रोसेस, सुनने का काम करता है। इसका मतलब ये कि कान सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं। कान में सुनने का काम कौन करता है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कान में जो हियरिंग ऑपरेटर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया, ध्यान रखिएगा।
कान में अगर हियरिंग ऑपरेटर्स बोला जाए कि कान में सुनने का काम कौन कर रहा है, तो कॉक्लिया सुनता, कान नहीं सुनता। कान के तो तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल पिन्ना एंड ऑडिटरी मेटस, ये तो आपका कर्ड पल्लो वेस्टिजियल होता है। ऑडिटरी मेटस का काम होता है, ये क्या करती है, साउंड वेव को कलेक्ट करके अंदर भेजती है। फिर आता है आपका मिडिल ईयर, मध्य कान, मैलियस इंकस और स्टेप्स, तीन हड्डियां पाई जाती है। फिर आता है इंटरनल ईयर, वेस्टिब्यूल सिस्टम और कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल दैट इज द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी। दो बैलेंसिंग ऑर्गन आपके शरीर में होते हैं, एक ब्रेन और दूसरा कान। दोनों के काम अलग अलग जगह पे हैं, अभी बताएंगे जब आप हिंड ब्रेन पढ़ेंगे तब। क्लियर है? तो इंटरनल ईयर में कॉक्लिया है। कॉक्लिया क्या है? दैट इज द हियरिंग ऑपरेटर्स, ये सुनने का काम करता है। और वेस्टिब्यूल सिस्टम आपके बॉडी को बैलेंस करता है। तो सुनने का काम कर लिया, चलो साउंड सिग्नल को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद भेजेगा कहां पे? ब्रेन में। ब्रेन क्या करेगा? प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स करता है। जो भी आप सुनते हैं ना, सुन लेने से मतलब नहीं, सुन तो पागल भी लेता है, लेकिन प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स जिसमें हो गया वो सही है ना। और प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स कहां पे होता है मेरे भाई? टेम्पोरल लोब में। तो तीसरे पॉइंट पर आइए चलते हैं हम लोग। चलिए तीसरे पॉइंट पे बच्चे हम लोग चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? टेम्पोरल लोब, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं देख लीजिए। टेम्पोरल लोब को हम लोग बच्चे बोलते हैं श्रवण पाली। श्रवण का मतलब हिंदी में समझ में आ रहा है, सुनना है। इसका मतलब सुनने के प्रोसेसेस कहां से कंट्रोल होते हैं? आपके टेम्पोरल लोब से। तो लिख लेते हैं यहां पे हम लोग, इट कंट्रोल द हियरिंग प्रोसेस। यह सुनने के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसका मतलब कि कान आपके कहां से जुड़े होते हैं बच्चे? टेम्पोरल लोब से। क्लियर? और लास्ट आपका चौथा जो आता है, चौथे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ऑक्सीपिटल लोब। इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीपिटल लोब की हिंदी जब आप देखेंगे तो हिंदी होती है इसकी दृश्य पाली। और दृश्य का मतलब तो आप सब समझ ही रहे हैं, दृश्य का मतलब होता है देखना, विजन। इसका मतलब आईज आपकी कहां से कनेक्टेड है मेरे भाई? ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। क्लियर है? आंखें केवल देख लेती हैं और रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस इमेज फॉर्मेशन में कंट्रोल किसका होता है? ऑक्सीपिटल लोब का। इसका मतलब ब्रेन डैमेज है, आपकी आंखें भले सही है लेकिन इमेज फॉर्मेशन सही से हो नहीं पाएगा। तो चौथे पे हम लोग मूव करते हैं। टेम्पोरल लोब तो नोट कर ही लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कहां पे? ऑक्सीपिटल लोब में। तो आइए देख लेते हैं लास्ट। तो चौथा है आपका ऑक्सीपिटल लोब या दृश्य पाली, जो सबसे लास्ट में होता है सेरिब्रम में। तो नाम से पता चल रहा है दिस दृश्य, इसका मतलब इट कंट्रोल द विजन प्रोसेस। यह देखने के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्लियर? क्लियर हो गया सेरिब्रम? तो सेरिब्रम में कितनी चीजें हमने आपको बताई, जरा रिवाइज कर लो जल्दी से। सेरिब्रम में पहला पॉइंट हमने बताया कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। फिर हमने आपको बताया कि सेरिब्रम से तीन चीजें कंट्रोल होती हैं, एक सोचना, एक समझना और एक याद रखना। सोचना, समझना और याद रखना, ये तीनों प्रोसेस कहां से कंट्रोल होते हैं? सेरिब्रम से। फिर और फर्दर हमने आपको बताया कि सेरिब्रम के चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, चारों के काम बताया। फ्रंटल का काम क्या था? चलो जल्दी से बता दो, फ्रंटल का काम क्या बताया था? बताया था कि फ्रंटल जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ऐच्छिक क्रियाओं का उदाहरण भी हमने आपको बताया था, मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ और पैर का गति करना। दूसरा था पैराइटल। पैराइटल से दो चीजें हमने बताई, टच और स्ट्रेस। टच का मतलब स्पर्श और स्ट्रेस का मतलब तनाव। दोनों चीजें कहां से कंट्रोल होती हैं? पैराइटल लोब से। तीसरा बताया टेम्पोरल। टेम्पो का मतलब है टेम्पो, टैक्सी चल रही रोड पे, हॉर्न दबा रही, सुनाई देगा। इसका मतलब टेम्पोरल लोब क्या करेगा? सुनने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और चौथा हमने आपको बताया ऑक्सीपिटल या दृश्यपाल। इसका मतलब देखने का प्रोसेस कहां से कंट्रोल होता है मेरे भाई? ऑक्सीपिटल लोब से। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे सेरिब्रम अपना पूरा क्लियर हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसमें? थैलेमस पे।
नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, थैलेमस, ठीक है। तो आ जाओ थैलेमस के बारे में बात करते हैं। फोर ब्रेन ही चल रहा है अभी, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सेकंड फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट जो कि थैलेमस है। और हमने आपको बताया कि थैलेमस क्या, एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो स्थित कहाँ पे होती है, अग्र मस्तिष्क के आधार पर। क्लियर है। थैलेमस बड़ा पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। देखिए तीन चीजों को थैलेमस कंट्रोल करता है, एक तो ठंडा, दूसरा गर्म, और तीसरा पेन। कोई भी चीज छूने पर ठंडी लग रही, बर्फ छू रहे ठंडा लग रहा है, कोका कोला पी रहे ठंडा लग रहा है, एसी में बैठे ठंडा लग रहा है, तो ठंडे बन का एहसास कहां से हो रहा है, सेंस कहां से होता है, थैलेमस से। गर्म, गर्म पानी से नहा रहे गर्म लग रहा है, गर्म पानी पी रहे हैं गर्म लग रहा है, गर्मी लग रही है ना। आग के पास बैठे हैं गर्म, सेंस कहां से कर रहा है, थैलेमस से। और तीसरा पेन या दर्द, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेन। कोई भी दर्द आपको फील होता है, चाहे कटने का हो, चाहे जलने का हो, चाहे चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का, कोई भी जो पेन होता है बच्चे, वो कहां से कंट्रोल होता है, थैलेमस से। इसका मतलब है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कंट्रोल कर रहा है, ठंडा गर्म एवं दर्द, ये तीन चीजें कंट्रोल होती है कहां से, थैलेमस से। इसका मतलब है छोटी सी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, जो कि आपको दिख रही कहां पे, अग्र मस्तिष्क के आधार पे। अगर हम इसको ऑपरेशन करके हटा दें, रिमूव कर दें, तो ना तो हमें ठंडा लगेगा, ना तो गर्म लगेगा, ना तो दर्द होगा। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि हम थैलेमस को हटा दें और हम सुपरमैन बन जाए, है ना। सुपरमैन का कॉन्सेप्ट तो भाई ना ठंडा लग रहा है, ना गर्म लग रहा है, दर्द हो रहा है, हल्क बन जाएंगे हम। इज इट पॉसिबल, नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि थैलेमस इसके अलावा भी और भी काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुना होगा, जो आपके मसल सेक्शन को कंट्रोल करते हैं। मसल्स के दो काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। पेशियों के बस दो ही काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। क्लियर है। तो सोडियम पोटेशियम इसमें यूज होता है, और सोडियम पोटेशियम एक पंप होता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पे चल रहा होता है। तो बताएंगे आप, सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पे चल रहा होता है, ब्रेन में, मिड ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क में चलता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सिर्फ और सिर्फ मिड ब्रेन उसको नहीं चला रहा, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन थैलेमस का भी होता है। मतलब थैलेमस और मिड ब्रेन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को मूव ऑन करते हैं। इसका मतलब अगर आपने थैलेमस को हटाया तो सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी मसल्स फ्लैसिड अवस्था में चली जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन में चली जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, फ्लैसिड अवस्था में चली जाएंगी, पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा। पता लगा सुपरमैन बनने गए थे, खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं पैरों पे अपने, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी ट्राई मत करिएगा कि थैलेमस को हटा दें और इन तीनों प्रोसेस को कंट्रोल कर लें। तो लिख लेते हैं हम लोग इसको, थैलेमस कंट्रोल द कूलनेस, हॉटनेस एंड पेन। यह ठंडा, गर्म एवं दर्द को नियंत्रित करते हैं। क्लियर। और लास्ट, अब देखिए थैलेमस के बारे में बता दिया हमने कि ठंडा गर्म एवं दर्द को नियंत्रित कर रहे हैं। अब देखिए इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था हमने, इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई हाइपोथैलेमस। तो आइए देखते हैं, तीसरा और लास्ट अग्र मस्तिष्क का क्या नाम है इसका, हाइपोथैलेमस। सुना तो होगा इसके बारे में जरूर। चलिए, हाइपोथैलेमस के बारे में सबने कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा, लेकिन एक बड़ा पॉपुलर इसके लिए टर्म है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मतलब मास्टर ग्रंथि का मास्टर बोलते हैं इसको हम लोग। क्यों बोला था, किसी को पता है, पता तो होगा। एक्चुअल में अगर पूछा जाए मास्टर ग्लैंड कौन है, तो मास्टर ग्लैंड सिर्फ अगर पूछा जाए तो मेरे भाई दैट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर ग्रंथि हम लोग बोलते हैं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को।
सुना है इसके बारे में कि नहीं? सुनेंगे जब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह, तो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे सेला टर्सिका गड्ढे में स्फेनाइड बोन के पास स्थित होती है। और इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हार्मोन बना रही ना, उन सबको कंट्रोल ही कर रहा है, चाहे थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड, चाहे एड्रीनल, चाहे थाइमस, चाहे पीनियल, कोई भी ग्लैंड हो। सारी की सारी ग्लैंड्स यहाँ से कंट्रोल होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेगनेंसी के दौरान, अगर पूछा जाए कि फीमेल्स में कौन सी ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है, तो आप क्या बताएंगे? प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सारी ग्लैंड्स को क्या करना है? कंट्रोल करना है, और उस समय बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो पार्ट है ये अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट है, क्योंकि ये हार्मोन बनाता है। तो ये तो हो गया मास्टर ग्लैंड। लेकिन हाइपोथैलेमस को बोल रहे हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये स्थित कहां पे होता है? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे सेला टर्सिका एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में, उसी ग्रूव में, स्फेनाइड बोन के पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, ठीक है। इस वजह से हाइपोथैलेमस को हम लोगों ने क्या बोल दिया? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये तो क्लियर है। और भी बहुत सारे पॉइंट है हाइपोथैलेमस, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आपको फीवर आता है, बुखार आता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो यही, अगर हम पूछें कि बुखार एक कैसा प्रोसेस होता है, अच्छा या खराब? फीवर इज गुड और बैड फॉर योर बॉडी? आपके शरीर के लिए बुखार एक अच्छा प्रोसेस है या खराब? बस इतना बता दो। तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा सर खराब होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फीवर इज अ गुड प्रोसेस। बुखार एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन एक लिमिट तक, अप टू 100 तक अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो दैट इज द साइन ऑफ कंसर्न, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। एक्चुअल में बुखार आने के पीछे रीजन क्या है? क्यों हमने इसको अच्छा बोला? इसके पीछे रीजन ये है कि बुखार आने से बहुत सारे जो एंटीजन्स होते हैं ना, जो बहुत सारे बाहरी चीजें होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और इसीलिए बुखार आता ही है। हमेशा बुखार नहीं आता, अभी नहीं आ रहा, कभी कभी अचानक से आप गए घूमने, सोओगे, उठे, बुखार आ गया। क्यों आ गया भाई? जैसे ही आपके शरीर में कोई बाहरी चीज एंटर करेगी, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ या कोई भी केमिकल गया, तो बॉडी उसको मारने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को राइज करती है। तो कभी कभी वो सफल भी हो जाती है, कभी कभी वो सफल भी हो। टेम्परेचर बढ़ाया, वो चीज मर गई, तो टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया अचानक से। कभी कभी आपने देखा होगा, सो के उठे, बुखार आ गए, 2 घंटे बाद सही हो गई, चाय वाय पी के घूम रहे, सही हो गया। जो चीज आई थी वो डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई ऐसी चीज एंटर कर गई है जो हीट लेवाइल है, जो हीट रेजिस्टेंट है, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया आपके अंदर आया जो कि हीट रेजिस्टेंट है, जिस पर ताप का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उसको क्या मतलब है? तो मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, तो हाइपोथैलेमस का भी ईगो प्रॉब्लम है, वो भी टेम्परेचर बढ़ाता चला जाएगा, अरे मर क्यों नहीं रहा। तो अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ ना कुछ सीरियस चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और रिड्यूस हो रहा है तो इतने कंसर्न वाली बात नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बढ़ते हुए बुखार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज इंटर की है, या कुछ ऐसा गया है जो हीट रेजिस्टेंट है, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह कि बुखार इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यह साइन दे रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। ये सिम्टम है कि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी अच्छे से काम कर रही है, इसलिए बुखार एक अच्छा प्रोसेस होता है, लेकिन एक लिमिट तक ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमें यह भी मिल गया कि हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो 2 पॉइंट पहले हम लिखते हैं। पहला, इट ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि का मास्टर भी कहते हैं। क्लियर है? दूसरा हमने आपको बताया कि टेम्परेचर भी यहीं से कंट्रोल हो रहा है। इट ऑल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह शरीर के तापमान को
नियंत्रित करता है। इसके अलावा भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम एक इसका और भी बचा हुआ, ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, एक्साइटमेंट होता है, हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है, हेटनेस होता है, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल कहाँ से होती हैं? हाइपोथैलेमस से। भूख, प्यास, उत्तेजना, खुशी, दुख, घृणा, इन सारी चीजों का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। ये सारी चीजें आप कहां से सेंस कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस से। भूख लगी है, अर्ज ऑफ एपेटाइट कहां से कंट्रोल हो रही है? हाइपोथैलेमस से। प्यासे हैं आप, थर्स्टनेस है आपको, कहां से सेंस कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस से। हटा दें, सेंस नहीं होगा। एक्साइटमेंट को फील कर रहे हैं, कहां से फील कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस। हटा दो, नहीं होगा। सैड है आप, दुखी हैं, सारा दिमाग का खेल होता है, हटा दीजिए हाइपोथैलेमस, सैडनेस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे लोग आज खुश होते हैं। हिंदी में अगर हम लिखें, चलिए पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको। इट ऑल्सो कंट्रोल एपेटाइट, थर्स्टनेस, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड हेटनेस। तो हिंदी में लिख दे रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें कंट्रोल हुई? भूख, प्यास, उत्तेजना, खुशी, दुख और घृणा, ये सारी की सारी चीजें होती हैं बच्चे हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको सेंटर ऑफ इमोशन भी बोलते हैं। भावनाओं का केंद्र अगर पूछा जाए कौन है, तो भावनाओं का केंद्र कौन होता है? ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बच्चे मूव करते हैं कहाँ पे? मिड ब्रेन पे। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या बना हुआ है? मिड ब्रेन के बारे में बात हुई है। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेंडिकल। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इससे पूछ लिए गए हैं कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना निम्नलिखित में से किसका पार्ट होता है? तो आप क्या बताएंगे कि दैट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ब्रेन या मिड ब्रेन, ठीक है? क्योंकि नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल पेंडिकल का मतलब है सेरेब्रल तंतु, दोनों छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो मिड ब्रेन में स्थित है। इन दोनों का काम अभी अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, बताया था ना आपको कि एक पंप होता है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बच्चे? सोडियम पोटेशियम पंप को कंट्रोल करते हैं। और सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है? आपके मसल सेक्शन को कंट्रोल करना, आपके पेशियों के कार्यों को नियंत्रित करना। और पेशियों के सिर्फ दो काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन। हथेली की पेशियों का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन। आपके बॉडी में स्ट्रेचिंग हो रही है किसकी वजह से? इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के कारण। तो पहला काम तो ये हो गया कि मध्य मस्तिष्क के ये दोनों भाग मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों भाग मिलकर सोडियम पोटेशियम पंप को कंट्रोल करते हैं, जो कि आपके पेशियों के कार्यों को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा भी काम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक काम ये होता है कि मिड ब्रेन से दो केमिकल कंट्रोल होते हैं, एक का नाम है एसिटिलकोलिन, एक का नाम है डोपामाइन। सुना होगा आपने? दे आर द न्यूरोट्रांसमीटर। एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है ब्रेन को सिग्नल देने का काम करते हैं। तो दो केमिकल, एक एसिटिलकोलिन और दूसरा डोपामाइन, ये दोनों केमिकल बच्चे कहां से कंट्रोल होते हैं? आपके मिड ब्रेन से। अब ये दोनों केमिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से केमिकल दो बताया हमने? एसिटिलकोलिन और डोपामाइन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं। क्या करते हैं? ये आपके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि मेमोरीज, स्लीपिंग साइकिल, आपका बिहेवियर, आपकी मेमोरी। जनरली चार प्रोसेस: बिहेवियर, आपका व्यवहार, कुछ लोग का व्यवहार आगे चल के जैसे जैसे ओल्ड एज होते हैं इरिटेशनल वाला, इरिटेट होने लगते हैं, तो वो सारी चीजें लिंक कहां से होती हैं? एसिटिलकोलिन और डोपामाइन से। खुश नहीं रहते लोग, एसिटिलकोलिन और डोपामाइन का सिक्रीशन जब कम हो जाएगा तो आप खुश रहना कम हो जाएंगे। इन दोनों का सिक्रीशन हाई रहेगा, आप खूब खुश रहेंगे। स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आ रही रात रात में, सपने आ रहे इधर उधर के, एसिटिलकोलिन और डोपामाइन की कमी के कारण। सपने आ भी रहे, याद नहीं रह रहे, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो रिटेन नहीं कर पाते, एसिटिलकोलिन डोपामाइन के कारण। कुछ लोग भूलने की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर रोग का नाम सुना होगा, अल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी। बड़े खतरनाक लोग होते हैं, कुछ भी करके आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं आता, मतलब याद ही नहीं होता। कुछ भी करने का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। घर से बैग लेके सब्जी लेने के लिए निकले, दरवाजा बंद हुआ, भूल गए। अपना तो घर याद है ना, बैग किस लिए लिए थे ये याद है, घूम रहे वहीं। तो अल्जाइमर डिजीज भी स्पेशली अगर पूछा जाए तो एसिटिलकोलिन केमिकल की कमी के कारण होता है। तो आइए इन बातों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किसमें? मिड ब्रेन में, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं किसके बारे में? मिड ब्रेन। इसके अलावा डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मिड ब्रेन क्या कर रहा है, मध्य मस्तिष्क क्या कर रहा है। डायग्राम देख लो जरा सा, देखो
क्या कर रहा है मिड ब्रेन, जरा बताना। ये आपका मिड ब्रेन क्या कर रहा है? ये आपके अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का भी तो काम कर रहा है, एक तरीके से रिले स्टेशन का भी तो काम कर रहा है ना। सिग्नल्स जब पश्च से अग्र में आती हैं तो नैनो सेकंड के लिए मिड में क्या करती हैं, स्टे करती हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर रिले स्टेशन बने होते हैं गार्ड वगैरह के लिए, ड्राइवर के लिए, उसी तरीके से एक रिले स्टेशन का काम करता है मिड ब्रेन। इन दोनों ब्रेन के बीच में, पश्च और अग्र के बीच में मिड ब्रेन क्या करता है, एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। तो अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन कौन सा पार्ट है, रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन कौन सा पार्ट है, तो आप हमेशा क्या बताइएगा, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। चले नेक्स्ट, मध्य मस्तिष्क के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इट कनेक्ट फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। यह अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है। क्लियर? और हमने एक चीज और कौन सी बताई आपको कि यहां से क्या कंट्रोल हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि मसल सेक्शन को क्या कर रहा है बच्चे, कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि मिड ब्रेन कंट्रोल द मसल्स एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब सोडियम पोटेशियम पंप वाला पॉइंट है, मसल सेक्शन कहां से कंट्रोल होता है, सोडियम पोटेशियम पंप से। तो पंप अगर पूछा जाए कहां चल रहा, तो यहीं पे। यह पेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। फिर हमने दो केमिकल का एग्जांपल बताया, कौन कौन सा केमिकल जल्दी से बता दो। एक बताया था एसिटिल कोलिन और दूसरा बताया था डोपामिन। चार प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे, आपका बिहेवियर, आपकी मेमोरी, आपकी स्लीपिंग साइकिल और आपका ड्रीम। क्लियर है? तो इन पॉइंट को हम लिख लेते हैं। लिखते हैं हम लोग क्या कि मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन का मतलब है वही दोनों पार्ट ये सारा काम कर रहा है। कौन कौन से पार्ट, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेंडिकल, ये उन्हीं सबका काम है, ध्यान रखिएगा। मिड ब्रेन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ acetylcholine and dopamine chemical which control, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, which control behavior, आपका व्यवहार, मेमोरी, स्लीप एंड ड्रीम। चार प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कौन से, आपका व्यवहार। अगर ये दोनों केमिकल कम हुए तो ये चार प्रोसेस आपको डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिहेवियर, ठीक है। आपकी मेमोरी लॉस होने लगेगी, याद रखने की क्षमता कम हो जाएगी, नींद वाली साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और ड्रीम्स भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगी कहानी अपनी मिड ब्रेन की। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे बच्चे, कहाँ पे, हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क में। और हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क के तीन पार्ट हमने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे बच्चे, तो हिंड ब्रेन के हमने तीन पार्ट आपको बताए थे। पहला सेरिबेलम, दूसरा मेड्यूला ऑब्लांगेटा और तीसरा बताया था पोन्स फेरोली। तो हिंड ब्रेन के पहले बारे में बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, कौन सा, सेरिबेलम, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है सेरिबेलम। ध्यान रखिएगा, अगर हम डायग्राम पे थोड़ा सा मूव ऑन करें, देखिए ये आपका था हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। यहीं पर एक उभरा हुआ छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, ठीक है। ये जो पार्ट उभरा हुआ दिख रहा है ना, बल्जिंग पॉइंट, इसी को हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। उभरा हुआ पार्ट होता है ना गड्ढे के जस्ट नीचे, गड्ढे का मतलब है फोरामेन मैग्नम, महारंध्र पाया जाता है यहाँ पे। फोरामेन मैग्नम स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं उनको ब्रेन तक जाना होता है, रास्ता कौन देता है, फोरामेन मैग्नम।
तो फोरामेन मैग्नम के बारे में जानते रहिएगा। क्या होता है? एक छिद्र होता है फोरामेन मैग्नम, इसको हिंदी में बोलते हैं महारंध्र। क्या बोलते हैं इसको? महारंध्र। देखा होगा गर्दन के जस्ट ऊपर एक छोटा सा पोर है, यहाँ पे छिद्र है गड्ढा जैसा, इसको बोलते हैं क्या? महारंध्र। फोरामेन मैग्नम, इसका काम बेसिकली क्या होता है? रास्ता देने का काम करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को। क्लियर? तो फोरामेन मैग्नम किसका पार्ट होता है ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर है? तो उसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे उभरा हुआ छोटा सा बल्जिंग पॉइंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे सेरिबेलम। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है सेरिबेलम। इसी को छोटा दिमाग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नाना पाटेकर की मूवी क्रांतिवीर देखी थी ना, इधर नहीं मारने का इधर छोटा दिमाग होता है, तो छोटा दिमाग किसको बोलते हैं हम लोग? सेरिबेलम को। किसको बोलेंगे छोटा दिमाग हम लोग बच्चे? सेरिबेलम को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट ऑल्सो नोन एज छोटा दिमाग या स्मॉल ब्रेन। क्लियर है? आज से ये क्लियर हो गया कि छोटा दिमाग भी होता है ना? कहते हैं ना छोटा दिमाग बड़ा दिमाग, बड़ा दिमाग हो गया सेरिब्रम, छोटा दिमाग कौन हो गया? स्मॉल ब्रेन कौन हो गया? सेरिबेलम। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पार्ट अगर ब्रेन का पूछा जाए तो आप सबको याद होगा कि कौन होता है? सेरिब्रम। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे बच्चे? सेरिबेलम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग। क्लियर मेरे भाई? ठीक है, चलिए अब हम पूछेंगे अगर सेरिबेलम का काम क्या होता है। ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग ऑर्गन के बारे में अभी डिस्कस किया था ना, हमने बताया था ना, बैलेंसिंग ऑर्गन, संतुलन अंग। कौन कौन से संतुलन अंग होते हैं आपके बॉडी में? तो ध्यान रखिएगा, बताया था हमने कि दो होते हैं, एक तो होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है आपका ईयर या कान। और ईयर में कौन होता है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है, टिम्पैनम लिक्विड, वो आपके ब्रेन आपके बॉडी को बैलेंस करता है। और ब्रेन में कौन है बैलेंसिंग ऑर्गन? सेरिबेलम। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बैलेंस कैसे करेगा बॉडी को भाई? तो बैलेंसिंग ऑर्गन दो होते हैं, कान के अंदर होता है क्या? वेस्टिब्यूल। और ब्रेन में कौन होता है? सेरिबेलम। ये उभरा हुआ भाग, दोनों के काम अलग अलग जगह पे। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आपके बॉडी को बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम। चल रहे, दौड़ रहे हैं, खड़े हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सड़क पे दौड़ रहे हैं, कौन कर रहा है बैलेंस? सेरिबेलम। तो कान कब बैलेंस करता होगा? कान का जो वेस्टिब्यूल है ये आपके बॉडी को तब बैलेंस करता है जब आप बहुत तेजी से आवाज सुन के चौंकते हैं और उसके बाद बैलेंस होते हैं। उस समय आपकी बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है? वेस्टिब्यूल। तेज आवाज सुन के चौंक के गए, अभी गिर जाते, बच गए, लेकिन हेडफोन लगा के जा रहे थे, पीछे से ट्रक आ गई, हॉर्न दिया एकदम पास से, तेजी से डर के गिरते हुए बचे। तो तेज आवाज सुनने पे जब आपकी बॉडी बैलेंस होती है तो उस समय आपकी बॉडी को बच्चे बैलेंस कौन कर रहा है? वेस्टिब्यूल सिस्टम, मतलब ईयर। लेकिन मोस्टली खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, स्टेयर पे चल रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, सड़क पे दौड़ रहे हैं, कौन कर रहा है बैलेंस बॉडी को? सेरिबेलम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ये डिस्टर्ब भी हो जाता है सेरिबेलम। कौन सी वो स्टेज है जिसमें आपका बैलेंस बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बनता नहीं है? वो स्टेज होता है अल्कोहल या शराब, और आप जो पी लिया है ना, सैटरडे नाइट थी, दोस्तों के साथ बढ़िया गया, अल्कोहल वगैरह पी रहे हैं, उसके बाद पैसा ही नहीं दे पा रहा कोई, नाली में गिरे हैं सब, सुबह उठ रहे हैं वहीं से, है कि नहीं? तो एक्चुअल में क्या होता है कि शराब पीने के बाद जो इतना मजा आ रहा है, बैलेंस आपका बिगड़ जा रहा है, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, किसकी वजह से? इसका मतलब है कि आपका बैलेंसिंग ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब ये कि शराब या कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ जिसको खाने या पीने के बाद अगर आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जा रहा है तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट कहाँ कर रही हैं, प्रभाव कहाँ पे डाल रही हैं? सेरिबेलम पे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शराब प्रभाव कहाँ पर डालती है जिससे बैलेंस खराब हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सेरिबेलम। क्लियर? तो एक पॉइंट देख लेते हैं पहले कि इट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। चलते समय, दौड़ते समय, माउंटेन चढ़ते समय, है ना, स्टेयर्स पे चढ़ते समय कौन कर रहा है बैलेंस? सेरिबेलम। यह शरीर के संतुलन अंग होते हैं। और लास्ट पार्ट हम देखेंगे कि अल्कोहल या कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ जो चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं और आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, वो चीजें प्रभाव कहाँ पे डाल रही है मेरे भाई? सेरिबेलम पे। तो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग कि अल्कोहल
डायरेक्ट अफेक्ट इन सेरिबेलम। इसका मतलब है शराब प्रभाव कहाँ पे डाल रही? शराब सीधा सेरिबेलम पर प्रभाव डालती है। क्लियर है? चलिए, तो अभी और भी चीज़ें बची हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स मर्रेली, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे बच्चे, ठीक है ना? और देखेंगे हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जल्दी जल्दी फटाफट आप सारे लोग बच्चे बैच को ज्वाइन करेंगे और अपनी सफलता को हमारे साथ सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग इसी क्लास को मूव ऑन करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक? हिंड ब्रेन के पहले पार्ट तक पढ़ा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जल्दी जल्दी बैच को ज्वाइन करिए और एग्जाम अड्डा 360 चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।